नमस्कार साथियों, आज हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है एरिक एरिक्सन। और एरिक एरिक्सन ने जो साइकोलॉजी की थ्योरी दी है उसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी जिसे हिंदी में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या इंग्लिश में साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कहेंगे। तो भाई ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो देखो अब शुरू करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि एरिक एरिक्सन की है। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो एरिक एरिक्सन ने दी है, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत। जैसे हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को हिंदी में सामाजिक विकास का सिद्धांत कहेंगे। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहेंगे। इसे इंग्लिश में लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहेंगे, जैसे हिंदी में जीवन विस्तार का सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने बनते हैं कि एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है। एरिक एरिक्सन ने दी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो वो है लाइफ स्पैन थ्योरी। और दोनों थ्योरी किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, इसके ये चीज़ हमें इन दो बुक से पता लगता है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी योर्स एंड क्राइसिस। यानी कि एरिक एरिक्सन ने अपनी मन के समाज के जो रिलेशन है वो इन बुक्स में बताए हैं। एक बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और दूसरी बुक का नाम है आइडेंटिटी योर एंड क्राइसिस। इन्हीं बुक से हमें पता लगता है कि एरिक एरिक्सन ने कोई थ्योरी दी है और उस थ्योरी में उसने क्या क्या बताया है। ठीक है, तो भाई देखो आगे अब देखते हैं कि एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया है। तो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं। एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस दी हैं, यानी कि एरिक एरिक्सन ने जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके डेथ तक, तब से लेके उसकी डेथ तक को स्टेज को उसने 8 स्टेज में बांट दिया। यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक के स्टेज को उसने 8 स्टेज में बांट दिया। तो इन्हीं 8 स्टेजेस को हम अब पढ़ेंगे कि एरिक एरिक्सन ने उन 8 स्टेज को कैसे बांटा है और उसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो अब ये एज वाइज है। तो एरिक एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि 0 से 18 महीने एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद वो 1.5 साल का हो गया, तब तक उस बच्चे में कौन सी सामाजिक क्वालिटी पैदा होगी वो एरिक्सन ने इस थ्योरी में बताया है। तो उसमें बच्चे में या तो ट्रस्ट पैदा होगा या मिसट्रस्ट पैदा होगा, यानी कि इसमें बच्चे में या तो विश्वास होगा या अविश्वास की भावना होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दी हैं, तो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेज दी हैं। एरिक एरिक्सन ने कब से लेके कब तक की स्टेज दी हैं, तो वो 0 से लेके डेथ तक की, जब तक कि इंसान जीता है तब तक की दी है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी का 8 की ये सीक्वेंस है जो सीक्वेंस वाइज है, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी, शेम, इनिशिएटिव, गर्ल्ट, इंडस्ट्री, इन्फीरियरिटी, ये सारे इनके नाम हैं। इन्हीं नामों को आगे हिंदी में बताया हुआ है, ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अंदर जो पहली स्टेज है वो 0 से 18 महीने, 1.5 से 3 साल, 3 से 5 साल, ये 6 से 11, ये 12 to 18, 19 से 40, 40-45 और 16+, यानी कि जब तक इंसान जिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आया इस स्लाइड में, अपने ये क्वेश्चन आए बन के कि एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, लाइफ स्पैन थ्योरी। इसको कौन कौन सी बुक लिखी हैं और कितनी स्टेजेस दी हैं। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलो अब इनको हम डिटेल वाइज करेंगे कि एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी में पहली थ्योरी के अंदर क्या है। तो एरिक एरिक्सन की पहली थ्योरी के अंदर है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि बच्चे में या तो ट्रस्ट की भावना पैदा होगी या फिर वो ट्रस्ट उसके अंदर आएगा ही नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, वो जिस परिवार के जिन कैंडिडेट को वो जानता है, जो उसके आसपास के होते हैं, जिनके साथ वो खेलता कूदता है, उसके साथ तो उनका ट्रस्ट पैदा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अजनबी होते हैं, जो उसको देखे हुए नहीं होते, खिलाते नहीं है, डांटते हैं, तो उनके खिलाफ मतलब उनके लिए उसको मिसट्रस्ट होता है। तो एरिक एरिक्सन कहता है अगर बच्चे को आप प्यार करोगे, लाड दोगे, केयर करोगे तो उसमें ट्रस्ट पैदा होगा। और दूसरी तरफ आप अगर मान लो उसको प्यार नहीं कर रहे, आप उसको हर बात के लिए डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट पैदा होगा। ऐसा एरिक एरिक्सन कहते हैं, जिसे हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। जिसे हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास कहा जाता है। अब इस एरिक एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से कौन से वर्च्यू पैदा होंगे बच्चे के अंदर, तो वो होगा होप। अगर इवेंट पूछे क्वेश्चन में तो वो होगा फीडिंग, यानी कि बच्चा उस टाइम दूध ही तो पीता है, तो इवेंट कौन सा होगा, वो फीडिंग होगा। और वर्च्यू कौन सा होगा, उस बच्चे के अंदर होप या आशा या उम्मीदें शुरू होंगी। और एज मैंने बताई 0 से 1.5 साल, यानी कि 0 से 18 महीने। तो 0 से 18 महीने में बच्चा दूध ही तो पीता है, काम तो यही करेगा भाई, घटना तो यही करता है, और उसके अंदर आशा ही पैदा होती है कि वो ऐसा करेगा तो उसको दूध मिलेगा। ठीक है, तो अब आती है सेकंड है अपनी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी को हिंदी में स्वतंत्रता और बनाम संदेह कहते हैं, या दूसरा स्वायत्ता बनाम लज्जा। और अगर बच्चे के अंदर स्वतंत्रता आती है, आप उसको खेलने का मौका दोगे, आप उसको बाहर जाने का मौका दोगे, आप उसको मतलब एक्टिविटी करने का मौका दोगे, तो बच्चे के अंदर स्वतंत्रता आएगी, ऑटोनॉमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ आप उसको हर बात के लिए डांटोगे, धमकाओगे, पीटोगे, मारोगे, तो उसके अंदर शेम एंड डाउट आ जाएगा। यानी कि जो बच्चा शर्माता है या भी जो हिचकिचाता है बोलने से, वो बच्चा मतलब उसको शुरू के अंदर जब वो 1.5 साल से 3 साल का होता है तो उसी टाइम उसको धमकाया डराया जाता है। इसी वजह से वो शेम और डाउट के अंदर होता है। अगर उसी टाइम हम उस बच्चे को स्वतंत्रता दे देते हैं तो वो बच्चा आगे जाके अपनी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर ये गुण पैदा होंगे। तो ऐसा एरिक्सन कहता है कि बच्चा जो 1.5 साल से 3 साल के बीच के होता है, उस बच्चों को अगर जितना आप धमकाओगे, पीटोगे, डांटोगे, उसके अंदर शेम एंड डाउट वाली भावना आएगी। और जितना आप उसको स्वतंत्रता दोगे खेलने की, कूदने की, खाने की, पीने की, तो अपने बारे में सोचेगा, अपने आप एक्टिविटी करेगा, हर चीज़ों को अपने सेल्फ डिपेंडेंट पे करेगा और सोचेगा, तो उसका उतना ही विकास होगा। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो दूसरी है उसका नाम है ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, जिसके अंदर बच्चा के अंदर क्या गुण पैदा होगी, इच्छा। और इसके अंदर काम क्या करता है बच्चा, टॉयलेट ट्रेनिंग ही करता है, यानी कि बच्चा बस पोटी करता है और सुसु पोटी के अंदर ही रहता है बच्चा। तो ऐसा एरिक एरिक्सन कहते हैं। तो हमने 2 कर ली, एक का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी का नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऐसा एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि एरिक एरिक्सन की तीसरी स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जैसे हिंदी में पहल बनाम दोष या आत्मबल बनाम अपराध कहेंगे। अब देखो, अगर हम बच्चे को मौका देते हैं कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ समझने का, तो वो पहल करता है हर काम के लिए, इनिशिएटिव बनता है, सोचता है, क्रिएटिव माइंड बनता है। वहीं अगर हम उस दूसरे बच्चे को कुछ भी करने नहीं देंगे तो वो दोष ही निकालते रहेगा, अरे ये तो ढंग का, ये तो
ये तो गलत कर दिया तूने, करना ही नहीं चाहिए था ऐसे, वो दोष के अंदर ही रहेगा, या तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, या फिर वो अपराध की भावनाएं के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा एरिक्शन कहते हैं कि अगर बच्चे को अगर आप पहल करने का मौका दोगे, ठीक है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि मेरा क्या उद्देश्य है, आगे मुझे करना क्या है, मुझे कर मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ और उसका क्या होगा। और दोष दूसरी तरफ अगर बच्चे को हम डांटते फटकारते धमकाते रहेंगे तो उसके अंदर गिल्ट पैदा होगी और वो अपने पर्पस पाने में असमर्थ रहेगा। इसके अंदर काम क्या करता है बच्चा, एक्सप्लोरेशन करता है, मतलब हर चीज़ को खोजना। उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन करेगा, होगा तो कैसे होगा, इतने क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। तो 3 से 5 साल का बच्चा इसके अंदर आता है और उसका दिमाग एक्सप्लोर करने को होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचने को, हर चीज़ को समझने को उसका दिमाग रहता है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की ये 3 से 5 है, जिसके अंदर वर्च्यू ये पैदा होगा, एक्सप्लोरेशन इवेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्वेश्चन ये होगा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में से टॉयलेट ट्रेनिंग किस टाइम में दी जाती है। तो आपका आंसर होगा भाई ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में। आपका होगा कि बच्चे के अंदर एक्सप्लोरेशन की भावना कौन से स्टेज में आती है, तो आंसर होगा इनिशिएटिव। तो आंसर होगा इनिशिएटिव के अंदर। अब ये आएगा कि फीडिंग बच्चा कौन सी एज में करता है, तो फीडिंग करता है मिसट्रस्ट और मिसट्रस्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आएंगे। अब फोर्थ है अपना इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी कि जिसे हिंदी में परिश्रम बनाम हीनता कहेंगे। इंडस्ट्रीज या इन्फीरियरिटी, या तो बच्चे को ये पता लग जाएगा कि हमें कितना करना है, या तो बच्चा मतलब परिश्रम करेगा, या बच्चा परिश्रम करेगा, काम करेगा, मेहनती बच्चा बनेगा, या वो कामचोर बनेगा, हर चीज़ के लिए इधर से उधर भागना, मतलब काम मतलब ये कह सकते हैं कि काम चोर बनेगा, काम करके वो खुश नहीं रहेगा। अच्छा, उसके अंदर क्या गुण पैदा होंगे, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी पैदा होगी, प्रतियोगिता होगी। अगर वो परिश्रम करेगा तो उसके अंदर प्रतियोगिता पैदा होगी, ठीक है। और इवेंट बच्चा इस टाइम में बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में ही जाता है। अच्छा, ये इसका टाइमिंग पीरियड 105 से 12 साल भी है और इसका 6 से 11 साल भी है, और दोनों राइट है। एग्ज़ाम में ये आए तो ये भी ठीक है, ये आए तो ये भी ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी, जिसे हिंदी में परिश्रम बनानहीनता कहते हैं, इसके अंदर बच्चा प्रतियोगिता सीखता है। यानी कि एरिक्शन के अकॉर्डिंग या तो बच्चा ये वाला काम करेगा या फिर ये वाला काम करेगा, दोनों में से एक होगा। पांचवा हो गया अपना, पांचवा है आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, यानी कि रोल कन्फ्यूज़न। जैसे ये 12 से 18 साल के बीच में होती है, 12 से 18 साल के बीच में बच्चा टीनेजर के अंदर होता है, अडल्ट होता है। या तो वो अपनी पहचान बनाएगा या फिर वो कंफ्यूज में रहेगा, मैं मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। और इसके अंदर वर्च्यू आती है फिडिलिटी, और इवेंट होता है सोशल रिलेशनशिप। बच्चा सामाजिक होने की कोशिश करता है, समाज में बैठता है, फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठता है, बोलने के तरीक़ों को देखता है, पेरेंट्स कैसे बैठे हैं ये देखता है, बाहर जाएगा कौन कैसे टॉकिंग कर रहा है, बात कर रहा है, मतलब किस तरीके से किसी को हैंडल कर रहा है, वो ये चीज़ देखता है। तो इसके अंदर फिडिलिटी आएगी और इवेंट में सोशल रिलेशनशिप आएगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि किस एज में एरिक्शन की किस एज में बच्चा स्कूल का इवेंट करता है। इवेंट क्या होगा, स्कूल का। एरिक्शन की किस एज में बच्चा स्कूल का इवेंट करता है, तो एज का नाम है इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी। किस एज में बच्चा सोशल रिलेशनशिप के बारे में सोचने लग जाता है, तो वो होगा आइडेंटिटी एंड क्राइसिस के बारे में। इसकी एज ध्यान रखनी है, कौन सी किस साल के हैं, ओके। तो भाई अब देखो हमने यहाँ क्या देखा कि एरिक्शन ने ट्रस्ट, मिसट्रस्ट,
ऑटोनॉमी, शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव एंड गल्ट, इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी और आइडेंटिटी एंड क्राइसिस। ये 5 कंप्लीट हो चुके हैं। और इनमें स्कूल में एग्जामिनर क्या पूछता है कि फीडिंग कौन सी एज में होगी, टॉयलेट ट्रेनिंग कौन सी एज में, एज का नाम बताना पड़ेगा, ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, एक्सप्लोरेशन बच्चा किस एज में करेगा, सोशल रिलेशन किस में बनाएगा, स्कूलिंग किस लाइफ में करेगा, ये चीज़ होगी। तो अब हमारी आएगी छठी, 6th, जिसके अंदर बच्चा जो है 18 से 35 साल का हो जाता है, यानी कि अब वो मैरिड हो जाएगा, मतलब गृहस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे इंटीमेसी की एज या आइसोलेशन की एज। या तो बच्चों में घनिष्ठता आएगी हर चीज़ के लिए, या फिर वो अलग थलग रहेगा, किसी से मिल के नहीं रहेगा, ना ढंग से रिलेशन बना पाएगा। और इसके अंदर वर्च्यू क्या होते हैं, लव। इवेंट क्या होगा, वो बच्चा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, इसी से वो कहते हैं अडल्ट टाइम। अडल्ट टाइम 18 का जो अडल्ट टाइम होता है वो यही तो है। तो इसी एज के अंदर बच्चा जो है वो मतलब लव के अंदर, अफेयर के अंदर पड़ता है। तो इसी एज में एडिक्शन के अकॉर्डिंग घनिष्ठता आएगी या फिर अलगाव आएगा। नेक्स्ट है जनरेटिविटी एंड स्टिग्नेश। या तो जनरेटिविटी है या स्टिग्नेश है। हिंदी में उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, उत्पादकता को स्थिरता भी बोलेंगे या जन उत्पादकता भी बोलेंगे। इसके अंदर जो काम होता है वो वर्च्यू मतलब गुण आता है बच्चों के अंदर, केयर का आता है। दूसरा इसके अंदर जो वर्क और पेरेंटहुड का इवेंट आता है, यानी कि काम करेगा या फिर बच्चे को पाले पोसेगा। यानी कि बच्चा अगर मतलब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो वो काम करेगा ताकि घर का खर्चा चले, या अपने बच्चों की केयर करेगा, वो पेरेंटहुड होता है। और ये 35 से 55 साल के बीच के आदमी करते हैं। तो भाई ये मोस्टली तो इसी के अंदर होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो मेन टाइम है वो ये वाला है। इसके अंदर बच्चे का भविष्य तय हो जाता है, वो क्या करेगा, कहाँ आगे जाएगा, कितना उसको आगे स्ट्रगल करना है, वो इस एज में पता लग जाता है। और 7th है जनरेटिविटी और स्टिग्नेस। तो इसमें भी माँ बाप केयर ही करते हैं और काम करते हैं बच्चों को पालने के लिए और उनकी परवाह करते हैं। तो ये इवेंट है माँ बाप का। तो और लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा, यानी कि इंटीग्रिटी और डेस्पेयर। यहाँ तो देखो बाकी जो एज है, ये जितनी भी एज है, मान लो ये जितनी भी एज है, जैसे ये है, ये है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये है, ये वाली है, इन सब का जो भी उसने किया है आज तक, यानी कि 0 से लेके 55 साल तक उसने जितने भी कार्य किए हैं, वो बस बैठ के उसके बारे में सोचना है। उसको सोचेगा भाई मैंने ढंग का किया या नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे बच्चे याद रखेंगे। तो ये होती है कि इस एज में या तो उसने अपने मतलब बच्चों को कामयाब कर लिया, अच्छे घर बार बना लिए, गाड़ी ले ली, अच्छे रिलेशन बना लिए, अच्छे समाज में नाम है उनका, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, विजडम आ जाएगी, बुद्धिमत्ता हो जाएगी। या तो फिर वो निराशा के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ना तो ढंग से बच्चों को पढ़ाया, ना तो मैंने ढंग से बच्चों को पढ़ाया, ना मैं खुद पढ़ा ढंग से, ना मैं खुद कमा पाया, ना मैंने वो किया, ना मैंने वो किया। तो उसके अंदर मतलब निराशा वाली भावना आ जाएगी। तो या तो इंसान ये सोचता रहेगा भाई हाँ मैंने बच्चे पढ़ाए लिखाए, शादी कर दी, अब वो सारे काम हो गए, तसल्ली से उसके अंदर सेटिस्फेक्शन रहेगा। या फिर वो ये सोचेगा कि भाई नहीं मैंने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, इतना करना चाहिए था, उतना करना चाहिए था। इसके अंदर वर्च्यू आती है विजडम, बुद्धिमत्ता, यानी कि आप बूढ़े बड़ों के पास बैठोगे, वो आपको वो बातें बताते हैं जो उनकी 55 साल का एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू एरिक्शन। दूसरा होता है इसमें रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ की जाती है, यानी कि आदमी 55 साल का बैठे बैठे क्या काम करता है, सिर्फ ये सोचता रहता है भाई मैंने ये किया, वो किया, इतना किया, उतना किया, और उस करने से क्या मिला मुझे, वो ये सोचता रहता है। यानी पूरी ज़िंदगी का वो सोचता रहता है मैंने ये किया, इधर किया, इतना करना चाहिए था, उतना करना चाहिए, मतलब ये सारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि वो
मतलब जब से मैच्योर होता है तब से लेके आगे तक का सोचता रहता है। ये है बुढ़ापे की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। हर इंसान में ये सारी स्टेजेस आनी है, इसीलिए एरिक एरिक्सन ने इस स्टेजेस को मनोसामाजिक यानी कि समाज का कहा है, यानी कि समाज के बारे में एरिक एरिक्सन ने बताया है, इसीलिए एरिक्सन ने समाज के बारे में बताया। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी का क्या नाम है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी का नाम है मनोसामाजिक ठीक है, मन की और समाज की स्थिति को उसने 8 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 8, ठीक है, 0 से लेके जब तक वो जिएगा तब तक की कैटेगरी को उसने 8 स्टेजेस में बांट दिया। मनोसामाजिक का दूसरा नाम लाइफ स्पैन थ्योरी, और 2 बुक्स का नाम मैंने बताए, 2 बुक्स के नाम बताए, मनोसामाजिक और 8 थ्योरी। और इस 8 थ्योरी में क्या मेन है जो एग्जामिनर पूछता है, वो है इवेंट, कि वो क्या करेगा, ठीक है, और उसके अंदर वर्च्यू कौन सा पैदा होगा, यानी गुण कौन सा पैदा होगा। ये यानी वर्च्यू वो होता है जो बच्चे के अंदर पैदा किया जाता है समय के साथ, और इवेंट होता है कि वो जो करता है, एक्टिविटी करता है, वो इवेंट होएगा। ठीक है, अब तो अब जो क्या है कि जो मेन पॉइंट है जो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दिए हैं, या एरिक्सन से कंफ्यूज करने वाले जो मेन पॉइंट है, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई देखो, मुख्य बिंदु में एरिक्सन फ्रॉइड के साथ थे शुरू में, और फिर दोनों की किसी बात को लेकर कहासुनी होगी और वो अलग होगी, क्योंकि एरिक्सन को सिगमंड फ्राइड है ना, साइकोसेक्सुअल पे फोकस ज़्यादा करता है, मनोलैंगिक पे ज़्यादा फोकस करता है, और एरिक्सन को ये पसंद नहीं था, इस वजह से वो अलग हो गया बाद में। और अलग होने की, क्योंकि शुरू में ये दोनों इकट्ठे थे, तो बाद में एरिक्सन को नवम सिगमंड फ्राइड या ईगो मनोवैज्ञानिक कहा जाने लगा, क्योंकि शुरू में दोनों साथ थे, बाद में अलग हुए हैं। एक थ्योरी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक थ्योरी का नाम है लाइफ स्पेस, एक का नाम है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन थ्योरी है वो एरिक्सन की है, और लाइफ स्पेस थ्योरी कर्ल की है। कंफ्यूज मत होना, स्पेस SPACE और SPAN स्पैन। तो लाइफ स्पेस थ्योरी कर्ल और लाइफ स्पैन थ्योरी एरिक्सन की है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि एरिक्सन की जो स्टेजेस दी है, कुछ स्टेजेस फ्राइड से मैच करती हैं। जो एरिक्सन ने जो स्टेज दी है वो फ्रॉइड से मैच करती हैं, मिलती जुलती है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एरिक्सन की थ्योरी की मिसट्रस्ट स्टेज फ्राइड की कौन सी थ्योरी से मिलती है, तो आपका आंसर होगा ओरल स्टेज से, ये क्वेश्चन आएगा। तो भाई एरिक्सन की ट्रस्ट और मिसट्रस्ट फ्राइड की कौन सी थ्योरी से मिलती है, कौन सी स्टेज से मिलती है, तो वो है ओरल स्टेज, जिसे हिंदी में मुखावस्था कहेंगे, और 0 से 1 साल इसका टाइमिंग पीरियड होगा। दूसरा है क्वेश्चन ये आ गया, मान लो कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एरिक्सन की थ्योरी फ्रॉइड की किस थ्योरी से मिलती है, तो आपका आंसर होगा फैलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट, एरिक्सन की थ्योरी की फ्राइड की किस थ्योरी से मिलती है, तो आंसर होगा एनाल स्टेज यानी गुदावस्था। और ऐसे ही इन आइडेंटिटी और इन्फीरियरिटी फ्राइड की कौन सी स्टेज से मिलती है, लेटेंसी स्टेज से। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आए हुए हैं एस्टेट में, प्रीवियस क्वेश्चन में ये आए हुए हैं।
अब आता है कि फ्रॉइड जो है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और इसी थ्योरी के ऊपर एरिक्सन और फ्रॉइड की आपसी कहा सुनी होगी, और दोनों अलग अलग हो गए बाद में। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि लाइफ स्पैन थ्योरी, ठीक है, नहीं, एरिक्सन की थ्योरी का नाम है साइकोसोशल, ये दूसरा नाम है, और ये इस दोनों बुक्स में दी हुई है। 8 स्टेजेस हैं इनकी। इन 8 स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिए। मेन है इनका इवेंट, जो इवेंट है ना, ये जो इवेंट है वो मेन है इनका, जो भी वो ध्यान रख, मतलब पेपर में वो ही आएंगे इनके इवेंट के बारे में। दूसरा कि एरिक्सन और फ्रॉइड इकट्ठे थे, बाद में लड़ाई होगी, अलग हो गए किसी मुद्दे को लेकर, मतलब साइकोसेक्सुअल जो फ्रॉइड की थ्योरी है उसी को लेकर अलग हुए थे ये दोनों, क्योंकि एरिक्सन फ्रॉइड की हर बात से सहमत नहीं थे। एरिक्सन को इसी वजह से नाउ सिगमंड फ्रॉइड भी कहने जाने लगा। और भाई हम जो लाइफ स्पेस थ्योरी है वो कल की है, और लाइफ स्पैन थ्योरी एरिक्सन की है। और लास्ट में क्या बच गया, बस यही है। और हाँ, सिर्फ यही हो गया कि एरिक्सन की कौन सी थ्योरी फ्रॉइड से मिलती है, तो ध्यान रखना ये वाली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो भाई ओवरऑल मैं आपको आज के लिए थैंक यू बोलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें या कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।